डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, आप मेरी इस डायरी में कई केसेस के बारे में सुन चुके होंगे। कई केसेस में भूत प्रेत ने कत्ल किया था तो कई में हम दूसरी दुनिया में गए। किसी केस में तो मुझे फंसाया जा रहा था तो किसी केस में बहुत शातिर दिमाग का अपराधी था। लेकिन आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ उसने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया था। एक ऐसी हवेली जिसमें भूत प्रेत दिखने की बात हर कोई किया करता था और वहाँ पर रहने आए थे रजत सिंघानिया और उनका कत्ल हो गया था। एक बहुत बड़ी हस्ती और उस हवेली में उनका कत्ल होना कोई साधारण बात नहीं थी। वहाँ पर कई लोग मौजूद थे और हर किसी का कहना था ये किसी प्रेत का काम है और मुझे वहाँ जाकर जो एहसास हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। ये शुक्रवार की शाम थी। मैं घर पर खाना बना रहा था। मैंने सोचा हुआ था कि 2 दिन की छुट्टी ले लूँगा और बाद में कहीं घूमने चला जाऊँगा। आज मैं खाना बनाने के लिए सारा सामान पूरा दिन इकट्ठा करता रहा था और 2 दिन की छुट्टियां लेकर मैं जहां भी जाना चाहता मैं खुद ही घर से खाना बनाकर वहां जाना चाहता था। लेकिन शाम के 7 बजे मुझे पुलिस की कॉल आ गई। उन्होंने मुझे एक गांव में बुलाया था जो मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे वहां जल्दी बुलाया गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या घटना हो चुकी है जो मुझे वहां पर बुलाया गया है, बल्कि पुलिस भी इस केस को संभाल सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर मेरी मदद चाहते थे। उनका कहना था कि पुलिस वाले अब वहां पर नहीं जा सकते, मुझे ही वहां जाकर इस केस को जल्दी से सुलझाना होगा। मैं बेस्ट डिटेक्टिव हूं और इस केस को आज रात ही सुलझाना होगा। कल सुबह इसकी सुर्खियां बन जाएंगी और मुझे जो भी मदद चाहिए मैं ले सकता हूं। एक रात में ही केस मुझे सुलझाना होगा। भले ही आपका कितना भी तेज दिमाग हो, भले ही आप बहुत कुछ जानते हो, भले ही आपके पास जितनी मर्जी शक्ति हो या आपको कई लोग जान पहचान वाले मिल भी जाएं, फिर भी एक रात में केस को सुलझाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। मैं भूत प्रेत के केस सुलझा चुका था, इसलिए पुलिस भी उस हवेली के अंदर जाने से डर रही थी। वो चाहते थे कि मैं वहां पर जाकर एक रात में केस को सुलझा लूं और कातिल को सबके सामने ले आऊं। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में किसी प्रेत ने ये कत्ल किया था। अगर हाँ तो वो खबर भी मुझे ही सबको बतानी थी और अगर ना तो वो खबर भी बाहर मुझे ही लेकर आनी थी। इसी चीज़ का तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने अपना सारा सामान पैक किया। मैं खाना बना चुका था तो मैं उसे भी पैक कर चुका था। मैंने सोचा था रात को वहाँ जाकर ही खाना खाऊंगा, सबसे पूछताछ करता जाऊंगा, खाना खाता जाऊंगा। और मुझे एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, मैं भूत प्रेत को पहले भी महसूस कर चुका हूँ और अगर उस हवेली के अंदर जाने से पुलिस भी डरती है तो यकीनन वहाँ कोई ना कोई ऐसी शक्ति मौजूद होगी जो मुझे भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैंने सामान इकट्ठा किया और गाड़ी उठाकर मैं वहाँ निकल पड़ा। मैं रास्ते में देख रहा था पुलिस का कोई आदमी तो मुझे मिल जाए। वो रास्ता शायद बंद किया गया हो, लेकिन कोई भी मुझे रास्ते में नहीं मिला। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र और मैं वहाँ पर पहुँच ही गया। उस गांव में पहुँचने में मुश्किल हो रही थी और वहाँ पर पुलिस सिर्फ कुछ ही संख्या में थी। पुलिस वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने हवेली को चारों तरफ से बंद कर रखा था और मुझे भी ये कहा हुआ था कि आपको अंदर जाने में थोड़ी मशक्क़त होगी। अंदर जाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई शक्ति आप पर हमला करती है तो आंखें बंद करके कोने में छिप जाना है और बचने का यही रास्ता होता है। वहाँ कई पुलिस वाले बार बार मुझे यही कह रहे थे कि यहाँ पर एक प्रेत आत्मा रहती है, अगर उसे बचना है बस कोने में छिप जाना है और आंखें बंद करनी है, तभी वो जिंदा छोड़ती है। मैं इस हवेली के बारे में सबसे पहले जानना चाहता था, क्या क्या होता है यहाँ, इसका इतिहास क्या है और वो सब यहाँ पर क्यों आए।
आखिर सिंघानिया साहब यहाँ क्या करने आए थे, और वो भी ऐसे मौसम में। यहाँ पर बारिश का मौसम हो चला था और आज रात भी बिजली कड़क रही थी। एक रात में ऐसा केस सुलझाना जहाँ मौसम भी खराब हो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। भूतों की फिल्मों में ऐसे मौसम में भूत सबसे शक्तिशाली होते हैं, और अंदर जाने के बाद मैं जान पाऊंगा क्या सच में अंदर भूत प्रेत मौजूद भी हैं या नहीं। मैंने सबसे पहले इसका इतिहास जानना चाहा तो पुलिस वालों ने बताया कि 100 साल पहले ये हवेली बनाई गई थी। सिंघानिया साहब के पूर्वज इस हवेली को बनाना चाहते थे, और पहले से ही बहुत कहानियां चली आ रही हैं कि जब से ये हवेली बनी है ये इनके घर के विनाश का कारण बनी है। इस घर में कई घटनाएं हुई, कई लोगों के पैर फिसले, उन्हें चोट लगी, लेकिन मौत यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई थी। जो भी यहाँ रहने आता वो कहता यहाँ उसको भूत प्रेत का एहसास होता है। अकेलेपन में यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है, और सिंघानिया साहब अब अपना काम छोड़ना चाहते थे। उससे पहले वो कुछ समय अपने पुराने गांव में बिताना चाहते थे। वो 1 महीने से यहाँ आने का पूरा प्लान बना रहे थे। उन्होंने 5 लोगों को पहले से यहाँ भेजा हुआ था सारा काम संभालने के लिए। उसके बाद आज ही वो आए थे और आज ही उनका कत्ल हो गया। सुबह तक ये खबर हर तरफ फैल जाएगी और उसके बाद पुलिस पर भी उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। ये केस बहुत बड़ा है। सिंघानिया साहब यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी पत्नी एक लॉयर है। वो पुलिस को छोड़ेगी नहीं और यहाँ किसी न किसी पर सारा भांडा फोड़ दिया जाएगा। वो पुलिस वाले भी उस हवेली की सरहद से बहुत दूर थे। उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत कहानियाँ बनाई जाती हैं कि इस हवेली को हमेशा बंद ही रखा जाता था। सफाई के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता था। भले ही इसकी हालत बहुत अच्छी थी, फिर भी इसके अंदर जाने से हर कोई डरता था। कई लोग कहते थे कि यहाँ से बाहर निकलते समय अंदर उन्हें परछाई नजर आती, वो डर कर भाग जाते। कुछ लोग यहाँ निकलते वक्त डर कर बेहोश हो चुके हैं, और जब उन्हें होश आता है वो सब कुछ भूल से जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बेवजह ही घबरा कर बेहोश हुए थे और उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। 1 महीने पहले से यहाँ 5 लोगों को भेजा गया था और वो बार बार कहा करते कि यहाँ कोई ना कोई भूत प्रेत तो मौजूद है। वो किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। उन 5 लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया, और जैसे ही सिंघानिया साहब यहाँ पर आए आज रात उनका कत्ल हो गया। वो 5 लोग एक साथ ये कह रहे हैं कि सिंघानिया साहब को उस शैतानी आत्मा ने मारा है। यही सारी जानकारी लेकर मैंने कदम रख दिया उस गेट के अंदर। मैंने जैसे ही अपना पहला पैर रखा वहाँ आंधी चलना शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे पास में लगे पेड़ों के सूखे हुए पत्ते वहाँ उड़ना शुरू हो चुके थे। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैंने किसी शैतानी हवेली में पैर रख दिया हो। थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ अंदर जाते वक्त मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। मैं उस हवेली के अंदर जा चुका था। पुलिस वाले बाहर खड़े थे। वो 5 लोग अंदर ही कैद थे। उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया था क्योंकि उन 5 पर शक था। उनमें से किसी न किसी ने सिंघानिया साहब को मारा हो सकता है। शक तो 5 पर था, लेकिन किसने मारा? अगर उन्होंने नहीं मारा तो किसी शैतानी शक्ति ने मारा। मुझे पूरा सच बाहर निकालना था। मैं अंदर जाते ही उस दरवाजे को बंद कर चुका था। 5 लोग वहां मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन 5 के नाम पूछे, उसके बाद उनका काम जानना चाहा। मैं ये समझना चाहता था कि वो सब जब कत्ल हुआ क्या कर रहे थे, उन्हें पहले क्यों भेजा गया, उन्होंने 1 महीने तक यहाँ पर क्या काम किया, और क्या वो सिंघानिया साहब को बचा सकते थे या नहीं। एक एक करके हर किसी का नाम मैं जानता गया। सबसे पहले थी यहाँ की केयरटेकर। उन्हें यहाँ सारा कुछ मैनेज करने के लिए सबसे पहले भेजा गया था। उन्होंने बाकी के 4 लोगों को यहाँ पर बुलाया था। वो 4 लोग भी सिंघानिया साहब को पहले से जानते थे। यहाँ पर जिसको भी बुलाया जाता वो जान पहचान वाला ही होता। सिंघानिया साहब किसी पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें डर था बिजनेस में उन्हें कोई ना कोई मारने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वो काम पर हमेशा उसे रखते जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा हो, जो उन्हें जानता हो, जो उनकी पहचान वाला हो। यहाँ पर भी वो 5 लोग उनकी जान पहचान वाले थे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो पाए।
वो केयर टेकर सबसे पहले आई थी। उसने बाकी चारों को यहाँ पर बुलाया था और उसका काम हर चीज़ को सही सलामत रखना, सही जगह पर रखना था। जब सिंघानिया साहब का कत्ल हुआ तो वो नीचे बैठी किताब पढ़ रही थी। वहाँ पर एक किताब रखी हुई थी और वो बता रही थी वो इसी किताब को यहाँ पढ़ रही थी। उसके बाद एक चीख की आवाज़ आई। वो चीख की आवाज़ सुनकर ऊपर गई तो दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा खोल नहीं रही थी लेकिन खिड़की टूटने की आवाज़ आई और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। उन्हें अंदर सिंघानिया साहब के चीखने की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस यहाँ आई। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाते उन्होंने देखा सिंघानिया साहब का कत्ल हो चुका था। ये कत्ल किसने किया था उन्हें समझ नहीं आई और मुझे फ़ोन लगाया था। उसके बाद मैं दूसरे आदमी से बात करना चाहता था जो माली था। शाम का वक्त हो गया था और वो बाहर पेड़ों को पानी दे रहा था। उसका कहना था कि पेड़ों को पानी अभी दे दूं, शायद आंधी आ जाए, उससे पहले यहाँ की मिट्टी मैं नीचे बिठा लूं। बाहर थोड़ा थोड़ा काम किया था, कहीं कहीं खोदा हुआ था और सूखी मिट्टी हवा से उड़ सकती थी, इसीलिए वो हर जगह पानी दे रहा था। उसने कहा उसने कोई चीख नहीं सुनी और बाहर तक आवाज़ आई ही नहीं। जब लोग चीख कर बाहर की तरफ आने लगे तब उसे पता चला कि कत्ल हो चुका है। तीसरा आदमी था वो बावर्ची, जो खाना बना रहा था। सिंघानिया साहब ने कहा था कि उन्हें खाना खाना है, इसीलिए उसे खाना बनाने के लिए पहले से तैयार रहना था। वो कई सब्जियां लेकर आया हुआ था, क्योंकि सिंघानिया साहब एक सब्जी कभी नहीं खाते। वो कई सारी सब्जियां खाते। कई सारी चपातियां रखने के बाद वो सैलेड भी खाते। इसी के साथ वो बहुत सारा सामान रखवाते, जिनमें से बहुत कम खाते, बाकी फेंकना पड़ता। वो किसी को अपना खाना खाने भी नहीं देते। इसमें उनका कोई खास कारण था जो वो बताया नहीं करते थे। उसके बाद चौथा आदमी था उनका पड़ोसी। यहीं पास में ही उसका घर है। सिंघानिया साहब ने शाम को उसको भी बुला लिया था। वो यहाँ भी देख रेख किया करता, हर खबर सिंघानिया साहब को दिया करता। सिंघानिया साहब किसी एक आदमी पर कभी भी यकीन नहीं करते। वो हमेशा सब पर शक किया करते थे। उन्हें इस केयर टेकर पर भी शक था। वो हर किसी पर, अपनी पत्नी तक पर शक करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने इस पड़ोसी को भी फ़ोन किया था कि वो भी छिप छिप कर देखा करे यहाँ पर क्या होता है, कोई गड़बड़ तो नहीं होती। किसी तरह की गड़बड़ हुई तो फ़ोन करके वो बताता। सिंघानिया साहब का अच्छा दोस्त था वो, इसीलिए आज रात उसे भी यहाँ पर बुलाया गया था। वो कह रहा था कि उसे यहाँ बाहर घूमना बहुत पसंद है। वो गार्डन की एक तरफ घूम रहा था और पीछे वो खिड़कियों को देख रहा था, जिस समय उसे खिड़की टूटने की आवाज़ भी आई और चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दी। वो एक तरफ से देख रहा था, उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ परछाइयाँ उसे ऊपर खिड़की पर नज़र आई थी। इसका मतलब कमरे के अंदर कोई ना कोई मौजूद ज़रूर था। वो भागकर आगे की तरफ गया। उसने देखा सब लोग परेशान हैं तो वो भी घबरा गया। उसने पूछा क्या हुआ है, तो सबने कहा कि चीखों की आवाज़ आ रही है। इसके बाद पांचवा आदमी जो यहाँ से गुजर रहा था और उसे शहर जाना था, उसकी बाइक ख़राब हो गई और यहाँ आसपास उसे कोई मिल नहीं रहा था, तो वो सिंघानिया साहब के पास आया। सिंघानिया साहब उसे बहुत पहले से जानते थे। वो सिंघानिया साहब के पास काम किया करता था। इसी कारण सिंघानिया साहब ने नीचे वाला कमरा उसे दे दिया था। एक रात वो यहीं पर बिताने वाला था और आज रात ही कत्ल हो गया। उसने कहा वो नीचे बेडरूम में बैठा हुआ था। चीखों की आवाज़ सुनकर वो बाहर तो आना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सा डर गया। क्या यहाँ पर पहले भी लड़ाई होती है, उसे ये पता नहीं था। वो अंदर ही बैठा रहा, बाहर निकला ही नहीं और कुछ देर बाद सब रोने लगे। तब वो बाहर आया। तब सब ने बताया कि ऊपर से ऐसे मारने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई सिंघानिया साहब को मार रहा हो। तो वो बाहर ही खड़ा था जब पुलिस को कॉल लगाई गई। वो पांचों लोग वहां पुलिस के आने पर सामने खड़े थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे पर भी शक था। इसी के साथ उनका कहना था कि यहाँ पर भूत प्रेत मौजूद हैं। मुझे एक एक करके सबसे ये भी जानना था कि उन्हें कब कब भूतों का एहसास हुआ, क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन तभी मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा यहाँ पर तो सिंघानिया साहब ने 5 लोगों को भेजा था और यहाँ कुल 5 मौजूद हैं, जबकि एक कह रहा है कि वो तो यहाँ से गुजर रहा था, उसकी बाइक ख़राब हो गई इसलिए यहाँ पर आया है।
तो पांचवा आदमी कहाँ है जो यहाँ पर काम किया करता था? उन्होंने बताया कि वो तो सुबह से छुट्टी पर था, उसका काम सफाई का था और उसे बहुत ज़्यादा बुखार था, इसलिए वो आज यहाँ पर आ नहीं पाया। मुझे बाहर जाकर ये भी बताना था कि उससे भी पूछताछ करो, वो उस समय कहाँ था जब कत्ल हुआ, और पुलिस को ये भी जानना होगा क्या उसका इसमें कोई हाथ हो सकता है, अगर है तो कैसे, और उस पर कोई शक की सुई जाती है, किसी कारण उसका हाथ इसमें हो सकता है। हर जानकारी मुझे चाहिए आधी रात से पहले। उठाओ उसे जाकर। वो पांचों लोग नीचे सोफे पर बिठा लिए थे मैं एक एक करके सबसे सवाल करना चाहता था और उसके बाद कमरे में ले जाकर अकेले अकेले से भी सवाल करना चाहता था। मैं उनकी आंखें पढ़ना चाहता था। मुझे जिस पर शक होता मैं उसको ज़रूर फंसाता और उससे ज़्यादा कड़े सवाल करता। सबसे पहले मैंने एक एक करके सवाल करने शुरू कर दिए। केयरटेकर से मेरा सवाल था, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर भूत प्रेत मौजूद हैं? तो उसने बताया कि पहले दिन से जब से वो यहाँ पर आई हुई है उसे हमेशा लगता कोई उसे घूर रहा है। पर्दे अपने आप हिलने लगते, खिड़कियाँ बंद होती फिर भी पर्दे हिलते रहते, कभी कभी खिड़की खुल जाती। वो पहली रात अकेली थी जो यहाँ पर आई थी। वहाँ बाकियों को तब बुलाया नहीं गया था और उस रात उसे लगता रहा कोई उसके आसपास है। हर सामान वो सही से टिकाती अपने आप गिर जाता, ऊपर भी सामान गिरता, नीचे भी सामान गिरता, हर तरफ से आवाज़ आती रहती। और उसके बाद जब सब लोग आ भी गए, वो जिस कमरे में सोती थी वहाँ उसे लगता रहता कोई ना कोई है। अपने आप दरवाज़ा खुल जाता जबकि अंदर से कुंडी लगाई हुई होती। अगर कोई बाहर से खोलना चाहता तो खोलता, लेकिन अंदर से कुंडी कोई कैसे खोल सकता है? उसने हर तरफ से देख लिया था, अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं है। फिर भी हर रात कुंडी अपने आप खुल जाती, अपने आप बंद हो जाती। कभी कभी तो अंदर आना मुश्किल होता क्योंकि अपने आप कुंडी लगी हुई होती जबकि अंदर कोई मौजूद होता ही नहीं। थोड़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद कुंडी अपने आप खुल जाती। हमेशा से ऐसा लगा करता कि भूत प्रेत यहाँ पर मौजूद हैं और 2-3 दिन पहले ही हमें पता लगा कि सच में इस हवेली को भूतों की हवेली कहा जाता है। तब से मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी काम तो करना है। सिंघानिया साहब गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद उस माली ने बताया कि जब भी वो बाहर पेड़ों को पानी देने के लिए जाता, पौधों को पानी देने के लिए जाता, उसे ऐसा लगता उन झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ है। कभी कभी रात के वक्त जब वो पानी देने में देरी कर देता तो उसे पेड़ के ऊपर काली परछाई नजर आती, जैसे कोई औरत वहाँ पर बैठी हुई हो। वो उसे घूरती और कभी कभी वो भागकर अंदर आ जाता। वो किसी को बताता नहीं क्योंकि सब डर सकते थे। वो ये बात अपने तक ही रखता क्योंकि अगर वो सिंघानिया साहब को ये बता देता तो सिंघानिया साहब भूतों पर यकीन नहीं करते थे, वो तो कब का निकाल देते। इसी कारण उसने ये बात अपने दिल में छिपाई रखी। लेकिन कभी कभी वो प्रेत उसे नजर आते। यहाँ पर उसे पूरा यकीन है एक ही प्रेत मौजूद नहीं है। यहाँ पर कई सफ़ेद परछाइयाँ, कई काली परछाइयाँ, लेकिन वो औरत जो पेड़ के ऊपर नज़र आती है वो बहुत डरावनी है। एक बार उसने मेरी टांग पकड़ ली थी और पेड़ के ऊपर तक खींच लिया था। मैं 4 फुट ऊपर से गिरा था। देखिए मेरे कंधे पर ये जो चोट लगी हुई है ये पेड़ से गिरने के कारण लगी है। इस पेड़ से गिरा था मैं। इस पर वो चुड़ैल आती है रात के समय। आप इधर मत जाइएगा। मैंने इस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया है, सिर्फ दिन के वक्त जाता हूँ मैं। इसके बाद मैंने बावर्ची से बात करना शुरू कर दिया। बावर्ची ने बताया कि उसे जब भी खाना बनाना होता है वो सब्जियों को काटता है। काटने के बाद वो एक बर्तन में उन्हें रख देता है। कभी कभी सिंघानिया साहब बाहर से आवाज़ लगा देते हैं। वो कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वापस आता है वो कटी हुई सब्जियां अपने आप जुड़ी हुई होती। मैंने टमाटर को कई बार काटा, लेकिन वो टमाटर इधर उधर देखने के बाद फिर से जुड़ जाता, जैसे कोई शक्ति उसे जोड़ देती है। पहले पहले मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है, लेकिन एक दिन मैंने कई सब्जियों को 10 बार काटा था, लेकिन वो सब्जियां बार बार जुड़ जाती, जैसे कोई शक्ति उसे जोड़ देती है। सिंघानिया साहब उस दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। वो मुझे गालियां निकाल रहे थे क्यों मैं इतनी देर करता हूँ, लेकिन उन्हें क्या बताता। यहाँ पर एक शक्ति बहुत परेशान करती है। कभी कभी नीचे चाकू अपने आप सीधा खड़ा हो जाता और अगर मेरा पैर फिसले
तो वो तो मेरे पेट के अंदर चला जाएगा ना। कभी कभी कोई तारें मेरे गले के आसपास लिपट जाती और अपने आप जैसे घुटने लगती, मेरा दम घुटने लगता। तब मैं किसी तरह से जेब में रखा वो चाकू निकाल कर उन तारों को काटता और बचता। ये देखो, चाकू मैं हमेशा जेब में रखता हूँ। मैं किसी को मारने के लिए नहीं रखता, नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं रखता, बस गले में वो रस्सी ना लटक जाए इसलिए रखता हूँ। हर चीज़ जेब में रखता हूँ, माचिस भी रखता हूँ। कहीं किसी और चीज़ से मुझे मारने की कोशिश हुई तो मैं बच तो जाऊँगा। वैसे भी सिंघानिया साहब ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकते और हमें भी छुट्टी मिल जाती, लेकिन उतने दिन तो निकालने थे ना। हमें काम से निकाला जाता अगर कोई बताता यहाँ पर भूत है। हम पांचों आपस में बात किया करते थे, लेकिन फिर भी डर डर कर सभी ये कहते इस बात को बाहर नहीं आना चाहिए। केयर टेकर मैडम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। जब भी मैं भूत की बात करता वो डरने लगती और कहती, पागलों जैसी बात मत करो, भूतों की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। मैं बाकियों को बताने की कोशिश किया करता था। इसके बाद वो पड़ोसी था, उसने कहा कि वो कब से यहाँ पड़ोस में रह रहा है, ये वाला बंगला उसका है और वो सिंघानिया साहब का बहुत अच्छा दोस्त है। वो यहाँ पर जब से रह रहा है उसे इस हवेली से आवाज़ें सुनाई ही देती हैं। पहले तो वो मानता था कि यहाँ पर किसी को रखा हुआ है, लेकिन एक बार जब सिंघानिया साहब को फ़ोन किया गया था कि क्या यहाँ पर किसी को रखा है, उन्होंने मना कर दिया था और ये कहा था चेक करके आओ, यहाँ पर उसने किसी को नहीं रखा, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया। उस दिन मैं इस हवेली के अंदर अकेला आया था। मैं यहाँ दीवार को फांद कर अंदर तो आ गया, लेकिन अंदर मुझे काली परछाइयों ने घेर लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर निकला था और मेरे जो कपड़े थे वो भी फट चुके थे। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी मुझे। इसके बाद था वो आदमी जो यहाँ पर आया था। वो क्यों यहाँ पर आया ये सवाल तो उससे बाद में करता, लेकिन मैं उससे ये जानना चाहता था आखिर कुछ ही समय में उसे यहाँ पर भूत प्रेत कैसे नजर आ गए। तो उसने बताया कि जब वो अपने कमरे में आया तो उसे बाथरूम जाना था। वो बाथरूम में जब गया तो उसे महसूस हुआ बाथरूम में पहले से कोई है। अंदर से फ्लश की आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़ आई। वो बाहर खड़ा रहा। काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद उसने कहा कि यहाँ पर कोई पहले से रह रहा लगता है, कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा अपने आप खुला था तो उसने देखा अंदर कोई नहीं था। सच में अंदर से किसी की आवाज़ आई थी, फिर भी अंदर कोई मौजूद नहीं था। तब वो समझ गया इस घर में भूत प्रेत मौजूद है। मैंने पांचों के बयान ले लिए थे और मुझे अब इंतज़ार था उस आदमी के बयान का जो आज यहाँ आया ही नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा शक उस पर भी था, लेकिन इन पांचों पर ज़्यादा शक था और मुझे सच्चाई का पता करना था। क्या ये सच में भूत की बात कर रहे हैं, भूत यहाँ पर मौजूद है या नहीं, या इनमें से कोई कातिल है। कोई भी ऊपर उस कमरे में जाना नहीं चाहता था जहाँ पर सिंघानिया साहब की लाश पड़ी है, लेकिन मुझे वहाँ पर अकेले ही जाना था। मैं पहली बार उस लाश को देखने वाला था और मैंने सबके बयान तो ले लिए थे। अब मुझे और डीप रिसर्च करनी होगी। सबसे पहले लाश को देख लूं। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे भी होश उड़ गए। वहां सिंघानिया साहब की लाश पड़ी थी, जिनके शरीर पर कई कट के निशान थे। चाकू से गोदा गया था और वहां चाकू भी पड़ा था। वहां पर एक लोहे की रॉड पड़ी थी और उनके सर पर चोट के निशान थे। इसी के साथ वहां पर एक पानी का ग्लास था जिससे पानी नीचे गिरा हुआ था और नीचे नीला रंग फिर चुका था। ये जहर के निशान होते हैं। सिंघानिया साहब के मुंह से भी झाग निकल रही थी। सिंघानिया साहब के मुंह से भी झाग निकल रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें मारा कैसे गया है। कई तरीके लग रहे थे मुझे। उनके पास में ही एक किताब भी पड़ी थी जो वो पढ़ रहे होंगे। उसी समय उनकी मौत हुई है। कुछ और चीज़ें मैं देखना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई चीज़ों से एक साथ उन्हें मारा गया है, तड़पा तड़पा कर। मैंने तब महसूस किया वहाँ पर जैसे एक मनहूसियत हो। मेरा मन थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था। मेरा ध्यान एक टेबल पर पड़ा तो वहाँ पर आम कटा पड़ा था। आम के दोनों हिस्सों पर जैसे नीला रंग छाया हुआ था। ये जहर के निशान थे। आम के बीच भी जहर पहुंचा हुआ था और उनके मुंह से झाग किससे निकली होगी? क्या उन्होंने आम को खाया या वो पानी का गिलास पिया?
यहाँ पर उन्हें मारने का तरीका ही बहुत अलग था। मैंने ध्यान से सिंघानिया साहब की लाश को देखा तो गले पर निशान भी बने हुए थे, जैसे किसी ने उनका गला भी घोंटा हो। मैं काफ़ी डर सा चुका था। ये ऐसा लग रहा था कई तरीकों से उन्हें मारने की कोशिश की गई है और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया है, और यहाँ पर सबूतों का भंडार लगा हुआ था। मुझे इस सब का पता करना था एक ही रात में। मैं फिंगरप्रिंट्स भी ले सकता हूँ, मैं उसके बारे में पता भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर घर में इतने ही आदमी हैं तो ग्लास के फिंगरप्रिंट भी लिए जा सकते हैं। वो आम किसने रखा हो सकता है, वो चाकू से किसने मारा हो सकता है, वो रॉड से किसने मारा हो सकता है, वो गला किसने घोंटा, और उस किताब पर जहर किसने लगाया। मैंने ये शब्द बोले तभी मेरा ध्यान उस किताब पर पड़ा। उस किताब के पन्ने भी नीले हो चुके थे, यकीनन उन पर भी जहर लगा हुआ था। यहाँ पर तो बहुत सारे सबूत थे, मैं किस किस को देखूं, एक ही रात है। फॉरेंसिक लैब में ये सबूतों को भेजा बाद में जाएगा, लेकिन मुझे आज ही इसका पता करना होगा। मुझे हर किसी पर शक जा रहा था, और सबसे पहले जिस पर शक जा रहा था मैं उससे पूछना चाहता था। मैं नीचे पहुंचा और हर किसी को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। मैं सबसे पहले उस शेफ के पास गया। मैंने उससे कहा, तुम नीचे क्या कर रहे थे? उसने कहा, मैं खाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे कहा, वो तो ठीक है, क्या तुम पानी का ग्लास भी लेकर गए थे ऊपर? वो थोड़ा घबराया हुआ नजर आया और उसने कहा, हाँ सर, मैं पानी का ग्लास ऊपर लेकर तो गया था, सिंघानिया साहब ने आवाज़ लगाई थी। मैं जल्दी से नीचे आ गया था और मुझे याद नहीं है मैं ऊपर कब गया था। मुझे उस पर सख्ती दिखानी पड़ी और उसके बाद भी वो मान नहीं रहा था। मैंने उससे कहा, तुमने ज़रूर जहर दिया होगा सिंघानिया साहब को। वो घबरा तो रहा था लेकिन मान नहीं रहा था। अभी मैं उस पर शक कर सकता था, लेकिन वहाँ सबूत तो और भी मौजूद थे। अगर पानी का गिलास ये देकर गया, इसमें जहर इसने डाला, तो वहाँ तो मारने के और भी निशान थे। यहाँ सच में एक मनहूसियत है घर के अंदर। यहाँ हर कोई पागल सा महसूस हो रहा है, जैसे अजीब सी शक्ति हर किसी को काबू करने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद मैं केयर टेकर के पास गया। मैंने उससे कहा, आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे? उन्होंने बताया, ये वाली किताब जिसका दूसरा पार्ट वो पढ़ रहे थे। मैंने ध्यान दिया, इसी का पहला पार्ट तो सिंघानिया साहब पढ़ रहे थे, उसी के पन्ने पर तो जहर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने सख्ती से बात की, क्या उस किताब को सिंघानिया साहब को आपने दिया था? उसने कहा, हाँ मैंने दिया था। वो कह रहे थे, क्या मैं किताबों को पढ़ता रहता हूँ? तो मैंने उनको फोर्स किया कि एक बार पढ़कर देखो, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। तो मैं उन्हें ये किताब दे आई थी। वो आज ही पढ़ना शुरू हुए थे इसे। मैंने उससे कहा, यकीनन तुमने उस पर जहर लगाया होगा। वो थोड़ी सी घबरा तो गई थी लेकिन मान नहीं रही थी, और मैं ये साबित भी नहीं कर सकता था कि उसने ही जहर लगाया होगा। इसके बाद अगले आदमी की बारी थी। मैंने उस माली से बात की, तुम यहाँ पर बाहर ही थे ना, अंदर तो नहीं गए? तो उसने कहा, नहीं सर, मैं अंदर गया ही नहीं। तो मैं एक तरफ उस पेड़ को देखकर कह रहा था, वो देखो खिड़की के बाहर जो आम का पेड़ लगा हुआ है, उस पर फल लगे हुए हैं। यकीनन तुमने फल तो तोड़े होगे। उसने कहा, हाँ सर, मैंने ही तोड़े थे, मैं साफ करके उसे अंदर रख देता हूँ। तो मैंने कहा, तो फल देकर ऊपर कौन आया था? क्या तुम देकर आए थे? उसने कहा, नहीं सर, मतलब अब मैं देकर आया था, लेकिन मैं ऊपर कम ही जाता हूँ। सिंघानिया साहब ने खास तौर पर कहा था, यहाँ पर जो भी लगता है उसका कौन इस्तेमाल करता है, कहाँ जाते हैं? तो मैंने कहा, यहाँ पर फल लगते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो गुस्सा हो गए। मैंने उनसे कहा था, आज सबसे बढ़िया फल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, इसीलिए मैं ऊपर आम देकर आया था। मैंने कहा, तो तुमने उसमें जहर डाल दिया होगा। वो थोड़ा घबरा सा ज़रूर गया था, लेकिन वो भी मान नहीं रहा था। उसको भी मैं कैसे साबित करता? यहाँ पर हर किसी पर शक जा रहा था, जैसे जानबूझकर सबको फंसाया जा रहा हो। वो चाकू जो खून से लथपथ पड़ा था, वो एक खास ब्रांड का था। ये काफ़ी महंगे चाकू होते हैं और मैं नीचे देख चुका था, कोई भी चाकू गायब नहीं था, ये बाहर से आया था। आखिर इतना महंगा चाकू कौन खरीद सकता है? कातिल ज़रूर कोई अमीर होगा। तो मेरा शक उनके पड़ोसी पर गया।
उससे मैं बात कर रहा था और कह रहा था, क्या आपको ऐसे चाकू पसंद है? उसने कहा, हाँ, मैं भी महंगी चीज़ें खरीदता हूँ, सिंघानिया साहब का कॉम्पिटिटर हूँ ना, इसीलिए वैसी ही चीज़ें हमें भी रखनी पड़ती हैं। ऐसे ही चाकू हमारे घर में भी मिलते हैं। मुझे उस पर शक था, लेकिन मैं कैसे साबित कर पाता? उंगलियों के निशान से ही साबित किया जा सकता है, और एक रात में उंगलियों के निशान निकाले नहीं जा सकते, और बातों बातों में उसे मनाया नहीं जा सकता था। तो मैं वहाँ से भी बाहर आ गया। अब वो रॉड को मैं पहचानना चाहता था, वो कहाँ से ली गई है? तो मैंने ये देखा कि वो गैरेज से ली गई थी। गैरेज में ऐसी रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, और नीचे जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी वहाँ से उस रॉड को उठाया गया था। ज़रूर यहाँ पर सफाई करने वाला आसानी से उस रॉड को उठा सकता है। वहाँ पर रॉड गायब भी थी जब मैं गैरेज में गया। यहाँ से कोई भी रॉड उठा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक तो सफाई करने वाले पर होता है। सफाई करते करते वो कहीं से भी रॉड आसानी से निकाल सकता, और वहाँ उस बक्से को खोलने में परेशानी हुई होगी। उसका ताला टूटा पड़ा था। कोई आसानी से वहाँ से वो रॉड नहीं निकाल सकता। उसे कई घंटे लगे होंगे उस ताले को तोड़ने में। उसके बाद उसने टूल किट से वो रॉड को निकाला होगा, और ऐसा काम कोई सफाई करने वाला आसानी से कर सकता है जो बार बार वहाँ पर जाता हो। मुझे शक उस सफाई करने वाले पर भी था, लेकिन वो तो आज यहाँ पर आया ही नहीं था। आखिर अब मैं क्या करूं? अब मुझे बात करनी थी उस आदमी से जो यहाँ पर आज ही के दिन के लिए आया था। बाहर तूफान चल रहा था, बिजली कड़कड़ा रही थी, और मैं उससे सवाल कर रहा था कि उसकी बाइक अचानक खराब कैसे हो गई, और उसने इतने अमीर आदमी के घर में रहने के बारे में सोच कैसे लिया। तो उसने कहा कि वो सिंघानिया साहब को पहले से जानता है, वो उनके साथ काम कर चुका है, इसलिए सिंघानिया साहब भी मान गए। मैं अब ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता था, बस ध्यान उसके हाथों की तरफ था। उसने हर उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी, और ऊपर सिंघानिया साहब के गले में जो निशान बने हुए थे वो गला घोंटने के निशान थे, और उंगलियां ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था हर उंगली में जैसे कुछ ना कुछ पहना गया हो। जो कातिल होगा उसने अपनी उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी होंगी, और इसने भी अंगूठियां पहन रखी हैं, तो इस पर भी शक जाता है। लेकिन मैं साबित कैसे करूंगा? वहां तो कई तरीकों से कत्ल किया गया है। अगर कातिल उन्हें मारना चाहता था तो अलग अलग तरीकों से क्यों मारा, जैसे बचने का कोई रास्ता ही ना छोड़ा हो। क्या ये सच में किसी इंसान का काम है, या कोई शैतान अपना बदला लेना चाहता था? रात के 3 बज चुके थे और सुबह होने में थोड़ा ही समय बचा था। मैं जान गया था यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है मुझे। मैं उस हवेली के आसपास घूमना शुरू हो गया। मैं देखना चाहता था कि आसपास मुझे क्या सबूत मिलते हैं, और पीछे लगी वो सीढ़ी एक सबूत ही तो थी। वो सीढ़ी नीचे से ऊपर तक सिंघानिया साहब के कमरे की उस खिड़की तक लगी हुई थी, और उस खिड़की का कांच ही तो टूटा था। हो सकता है कातिल इस सीढ़ी से चढ़कर अंदर आया हो, लेकिन ये कौन हो सकता है? जैसे ही मैंने हवेली के ऊपर ध्यान दिया, ऊपर एक रस्सी टांगी गई थी। वो रस्सी हवेली के ऊपर से एक ऊंचे पेड़ पर टांगी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रस्सी से रास्ता बनाया गया हो। उस पेड़ से कोई आकर हवेली के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता था, और किसी ना किसी रास्ते से वो अंदर जा ही सकता है अगर वो ऊपर चढ़ आए तो। मैं पांचों से एक एक करके बात बार बार कर रहा था। हर कोई एक दूसरे पर शक जता रहा था। कोई कह रहा था केयर टेकर ने मारा हो सकता है, कोई कह रहा था माली ने मारा हो सकता है। हर कोई एक दूसरे पर शक दिखा रहा था, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये कत्ल किसने किया है। अगर ये भूत का काम है तो यहाँ पर मुझे उसका एहसास होना तो चाहिए। अगर ये किसी इंसान का काम है तो वो इतना शातिर है, उसने इतने सबूत बिछाए हैं कि मैं कंफ्यूज ही हो जाऊं। मैं असली कातिल को ढूंढ ही ना पाऊं। हर किसी पर शक दिखाया जा रहा है, जैसे हर किसी को फंसाने की कोशिश की गई है। केस इतना लंबा बनाने की कोशिश की गई है कि कभी सुलझ ही ना पाए। बस शक एक से दूसरे की तरफ जाता ही रहे और ये केस लंबा खींचता ही रहे। लेकिन मैं इस केस को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब भी मेरे पास कुछ घंटे मौजूद हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा, सच सामने लाकर ही रहूंगा। अब मैं सिंघानिया साहब की लाश के सामने खड़ा उन्हें ताके जा रहा था।
मैं समझने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर हुआ क्या है। मैं उस सीन को रिक्रिएट करना चाहता था। यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ होगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कत्ल किसने किया हो सकता है। तभी मुझे आसपास से आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे छत से एक खुरचने की आवाज़ आई जो ऊपर से आ रही थी। मैं उसे देखने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं जैसे ही छत पर पहुंचा वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन नीचे एक बोतल टूटने की आवाज़ आई। मैं वहां की तरफ भागा, तभी मैंने नीचे देखा पानी बिछा हुआ था। मेरा पैर उस पर पड़ता मैं पहले समझ गया था। यहाँ मैं फिसल सकता था और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे तक आता और मुझे भी चोट लग सकती थी। मैं नीचे गया और सबसे पूछा वो क्या कर रहे थे। हर किसी ने बताया वो नीचे ही बैठे हुए हैं। वो पांचों वहां नीचे ही बैठे हुए थे और ऊपर ये सब हो रहा था। अगर इन्होंने ये सब नहीं किया तो इस घर में कोई और तो मौजूद है जो ये सब कर रहा है। कैसे कोई इस घर के अंदर आकर ये सब कर गया और इन पांचों को पता तक नहीं चला। सुबह के 7 बजे तक मैं इस केस को सुलझा ही नहीं पाया। मैं समझ ही नहीं पाया आखिर कत्ल किसने किया है। मैं भी मानने लगा था शायद ये शैतानी शक्ति का काम है और वहां उजाला हो चुका था। मैं उस हवेली से बाहर कदम रख चुका था। मायूस चेहरा था मेरा। मैं समझ नहीं पाया था। वहां सिंघानिया साहब की पत्नी भी पहुंच चुकी थी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसे ये पता लग गया था और वो सब पर चिल्ला रही थी। वहां उस नौकर को भी बुलाया गया था और घर के अंदर 6 आदमी मौजूद थे। जिन 6 लोगों पर मुझे शक था, मुझे हर किसी पर शक था, लेकिन मैं इस केस को सुलझा नहीं पाया था। वहां सिंघानिया साहब की पत्नी मुझ पर भी चिल्लाना शुरू हो चुकी थी और मेरे दिमाग में बस एक ही आइडिया था। मैं एक ही चीज़ पता कर सकता था, उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंचता। मैंने कहा मैं बस 2 घंटे के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब होगा। बस 2 घंटे के लिए मैं उस मकाम तक पहुँच आया हूँ कि केस समझ सकता हूँ। बस मुझे 2 घंटे के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। हर चीज़ को सच साबित कर दूंगा मैं। मुझे वहाँ से जाने दिया गया और मैं सबूत इकट्ठा करने में लग गया। मैं हर ग्रॉसरी स्टोर में गया जो आसपास था। मैं दूर दूर तक गया, वहाँ से बिल इकट्ठा करने लगा। मैं बाद में बताऊंगा ये काम मैं क्यों कर रहा था। मैं वहाँ पर गया। मैं साइबर कैफ़े में भी गया था। वहाँ से भी मैंने बहुत सारी डिटेल निकाली थी और मैंने पुलिस को भी कॉल किया था। मुझे ईमेल्स चाहिए थी। मुझे ख़ास तौर पर कुछ कंप्यूटर्स को हैक करके उनसे जानकारी भी चाहिए थी और मैंने 3 घंटे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली और मेरी आंखें चमक गई थी। मैंने केस को सुलझा लिया था और वहाँ घर के अंदर सब मौजूद थे। उस हवेली में भीड़ लगी हुई थी। पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेरा हुआ था। वहाँ मीडिया वाले भी पहुँच चुके थे। वो जानना चाहते थे सिंघानिया साहब के साथ क्या हुआ है। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी सिंघानिया साहब की पत्नी की और मैं अंदर मौजूद था और बता रहा था यहाँ क्या क्या हुआ है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो कह रहे थे कि यहाँ पर शैतान है, शैतानी शक्ति है, भूत है, मैं एक एक करके सबको बताना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं ग्रॉसरी स्टोर में घूम चुका हूँ और मैंने सारे बिल निकाल लिए। मुझे शुरू से शक था, वहीं से सामान लिया गया है। हर सामान जो यहाँ पर कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया उसे वहाँ से खरीदा गया है। मुझे शुरू से ही शक था यहाँ पर कत्ल किस हिसाब से हुआ है। ग्रॉसरी स्टोर से जहर खरीदा गया, वहाँ से चाकू खरीदे गए, वहाँ अलग तरह के जहर, कहीं से साइनाइड भी खरीदा गया, किताबों को ख़ास तौर पर खरीदा गया था और मैं पुलिस वालों को जानता था। उन्होंने बताया तो क्या इस केयर टेकर ने किताब को खरीदा? क्या जहर को उस बावर्ची ने खरीदा? तो मैंने कहा बिल्कुल गलत। इस किताब को बावर्ची ने खरीदा था। इस साधारण जहर को माली ने खरीदा था। इस साइनाइड को उस यहाँ रहने वाले आदमी ने खरीदा था जो आज के दिन यहाँ पर आया था
और इस पड़ोसी ने अंगूठियां खरीदी थी। यहाँ पर हर सामान किसी अलग ने खरीदा था जिसका इस्तेमाल किसी और ने किया। पुलिस वाले हैरान थे, इसका मतलब क्या है? तब मैंने पूरा केस समझाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सारा सामान अलग अलग लोगों ने इसीलिए खरीदा ताकि केस को लंबा खींचा जा सके। कभी किसी एक पर शक हो ही ना, हमेशा सुई घूमकर किसी दूसरे पर पहुंच जाती हो, ऐसा केस बनाया गया है। और कत्ल किसी एक ने नहीं किया, यहाँ 6 लोगों ने मिलकर मारा था ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। वो सफाई करने वाला हर रोज वहां नीचे से रॉड को निकालने की कोशिश करता और वो निकाल पाया था। उस दिन उसने छुट्टी इसीलिए ली थी। वो बाद में रात के वक्त आया था, उसने सीढ़ी लगाई, उसी ने तो उस खिड़की को तोड़ा था। वो अंदर आकर सिंघानिया साहब के सिर पर वार कर रहा था। उसी समय आम को भी अंदर दिया जा चुका था। वो आम भी सिंघानिया साहब ने खा लिया था और माली ने आम में जहर डाल कर दिया था। उस गिलास में भी जहर था, वो बावर्ची ने दिया था। किताब पर साइनाइड लगाकर भी दी जा चुकी थी। वहाँ वो पड़ोसी भी छत से कूद कर नीचे आया था। उसी ने कई दिन पहले से रस्सी ऊपर से उस पेड़ पर लगा रखी थी जहाँ पर वो आसानी से चढ़कर यहाँ आ जाता। वो इस घर के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था। उसे पता था यही आने का एकमात्र रास्ता है ऊपर से। और वो आदमी जो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुका हुआ था, उसने गला घोंटा था सिंघानिया साहब का। सिंघानिया साहब किसी एक चीज़ से नहीं मरे, बल्कि उन्हें कई लोगों ने मिलकर मारा था। और यहाँ ज़मीन पर मैंने निशान देखे जिन्हें साफ किया गया था। यहाँ एक साथ 6 लोग खड़े थे और वो देख रहे थे सिंघानिया साहब को मरते हुए। यहाँ कत्ल किसी एक ने नहीं किया, बल्कि इन 6 लोगों ने मिलकर किया है। हर तरफ तालियों की गूंज थी। सिंघानिया साहब की पत्नी जैसे मेरी तरफ देखे जा रही थी और उन्होंने कहा, वाह, आपने इस केस को सुलझा लिया और इन कातिलों को मैं ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी, ये बच नहीं पाएंगे, ये किसी तरह से नहीं बच पाएंगे। सिंघानिया, उन्हें कैसे मार दिया? वहाँ मेरी आवाज़ ने सन्नाटा सा भर दिया जब मैंने ये कहा कि मैंने कब कहा कि 6 लोगों ने सिंघानिया साहब को मारने की कोशिश की। मैं तो कह रहा हूँ 7 लोग थे यहाँ। 7 लोगों ने कोशिश की सिंघानिया साहब को मारने की। ये प्लानिंग 6 लोगों की नहीं थी, 7 लोगों ने मारा है सिंघानिया साहब को। हर तरफ सन्नाटा सा था। मुझसे सवाल किए जा रहे थे। सिंघानिया साहब की पत्नी भी मुझसे सवाल कर रही थी, कौन है वो 7वां जिसने सिंघानिया साहब को मारने के लिए कोशिश की है, जबकि यहाँ पर तो 6 ही लोग थे। तो मेरी आवाज़ एक नाम पर थी, सिंघानिया साहब की पत्नी। वो थी 7वीं जो सिंघानिया साहब को मारना चाहती थी और उन्हीं ने ये पूरा प्लान बनाया था। इन 6 लोगों को इकट्ठा भी उन्होंने किया था। सिंघानिया साहब किसी पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें जिस पर यकीन था और वो सिंघानिया साहब को मारने की कोशिश भी कर रहा था, सिंघानिया साहब की पत्नी ने सबका पता लगाया, सबको यहाँ पर इकट्ठा किया और वो अपना बस चेहरा नहीं दिखा रही थी। ईमेल्स की गई थी, हर जानकारी यहाँ तक पहुँचाई गई। सब लोगों की यहाँ ड्यूटी इस तरह से लगाई गई कि 5 लोग यहाँ पर इकट्ठा होते, 6ठा भी यहाँ आ जाता ताकि बचने की गुंजाइश ही ना बचती। यहाँ इन 6 लोगों ने मारा था, लेकिन प्लानिंग किसी एक की थी, सिंघानिया साहब की पत्नी, जो पिछले 1 साल से इस प्लानिंग को कर रही थी। मेरी इस आवाज़ ने वहाँ सन्नाटा भर दिया और पुलिस वाले सिंघानिया मैडम को पकड़ कर रखे हुए थे। मैंने पूरा केस सबके सामने ला दिया। यहाँ पर कभी भूत था ही नहीं। जो घटनाएं हुई वो पहले भी यहाँ होती थी, साधारण घरों में भी होती हैं, बस डराने के लिए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया।
ऐसी वीरान हवेलियों में भूत हैं, ऐसी कहानियां तो किसी भी गांव में फैल ही जाती हैं। इसी का इस्तेमाल करके सिंघानिया मैडम ने सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। वो जानती थी इनमें जहर भरा है, इनके दिलों में वो गुस्सा है जो सिंघानिया साहब को मारने की कोशिश करेंगे, और इससे बढ़िया मौका कहाँ पर मिलेगा। यहाँ इन 6 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी ताकि कोई सबूत ऐसा हो ही ना जो एक को फंसाए, बल्कि सुई घूमती रहे। लेकिन वो मैं था जो समझ गया। वो मेरी आंखों में देखकर मायूस थे कैसे मैंने ये केस सुलझा लिया, लेकिन मशक्कत बहुत करनी पड़ी थी मुझे। दोस्तों, आप इस पर क्या राय रखते हो? क्या आपको किसी मोड़ पर लगा था कौन है कातिल? क्या आप कभी समझ पाए थे अंत में कौन कातिल निकलेगा? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मैं इस डायरी का अगला केस लेकर ज़रूर आऊँगा। यकीन कीजिए आपका दिमाग बहुत घूमने वाला है, तो इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।